बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और अशफाक इसहाक सत्ती। तो आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? मुझे उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज बहुत ही अच्छा हुआ होगा अल्लाह के फजलो करम से। अल्लाह के फजलो करम से 21 अक्टूबर जैसे जैसे करीब आ रही है ना, मेरे डायलॉग जो है वो कुछ अजीब से होते जा रहे हैं। मतलब अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह का शुक्र है, वैसे अल्लाह के करम से, अल्लाह की तरक्की का सफर भी तो लेकिन कुछ बयानात जो होते हैं ना वो कुछ शख्सियात से जुड़ जुड़ जाते हैं। लेकिन बहरहाल तो हमें देख के शबाना रोज शुक्र है नहीं शबाना रोज ए तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। अस्तगफिरुल्लाह। देखें, ये होता है प्रेशर, ये होता है प्रेशर, यानी कि जब करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। मैं समझी आप कहने वाले ये होता है लीडर, ये होता है लीडर, ये होता है। तो बहरहाल बात ये है कि हमें देख के आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा। और आज देखें फिर एक वो कहते हैं ना कि जानवरों की लड़ाई की बात हो जाती है। आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच है, शाहीन वर्सेस कैंगरूज। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे। आई एम वेरी एक्साइटेड। सदफ ने तो बिल्कुल मैंने तो भाई आज येलो सूट पहना, मतलब ये क्या बात हुई, बताना नहीं था अशफाक, ये ऐसे ही मुझसे ना मैं भूल गई कि आज हमारा मैच है। वरना अपनी टीम को जितना मैं सपोर्ट करती हूँ, आप लोग इस बात के गवाह हैं इस प्लेटफॉर्म से मैं कितना सपोर्ट करती हूँ, बावजूद ये शख्स जो मेरे साथ खड़ा है ऐसे ही ये कितनी तनकीद, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियंस को डिसीव करने की एक टैक्टिक है ना? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वालों को लगे। देखिए, मुझे जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ ना, उसके बाद मैंने सीखा अगर किसी के फैंस नहीं हो स्टेडियम में मौजूद तो एटलीस्ट आप उनको ऐसे ही सपोर्ट कर लें, उनकी झंडे उनकी कलर की। चलो घास तो ग्रीन होगा ना, घास ग्रीन है। यस, दैट्स सो पॉजिटिव। टॉप स्टोरी। नवाज शरीफ वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। और कराची में बेरहम लुटेरों से जान माल कुछ महफूज नहीं। एक और नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। 23 साल का साथ घर का वाहिद कफील था। आज का मैच इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और दोनों टीमों की जो कारकर्दगी है वो हमारे सामने है। लेकिन जैसा कि खुद पैट कमिंस कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो कुछ ये they are not consistent in other words। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम मतलब ये ना सोचें कि हम जो हालिया मैच में या जो इंडिया वाले मैच में हुआ उसको नहीं हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं, हम उससे पहले जो मैच है उसको भी फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसा खेल सकता है। अच्छा जी, जो पॉइंट्स टेबल है उसमें टॉप 4 में रहने के लिए पाकिस्तान को आज का मैच जीतना लाजमी बिल्कुल है। बिल्कुल जी, आज का मैच लाजमी जीतना होगा। अच्छा, एक और चीज दूसरा ये है कि एक पैटर्न बन जाता है, एक मोमेंटम बन जाता है, वो भी बड़ा ज़रूरी है उसको मैनेज करना। क्योंकि देखें, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारने के बाद फिर जीत का खाता खोल चुका है। पाकिस्तान ने क्या किया कि मैच जीते इनिशियली और उसके बाद जो है वो इंडिया से हम मैच हारे, और जिस तरीके से हारे तो फिर सूरत हाल जो है वो अब थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो कि हम नोज डाइव कर जाएं। तो वी नीड टू स्टे पॉजिटिव। हमारी टीम में कुछ जो है वो बीमारियां वगैरह भी देखने में आई और जाहिर है कि वो एक काफ़ी सेटबैक हो सकता था। अच्छा, फ़खर जमान गॉट इंजर्ड, ही वाज़न्ट इवन प्लेइंग, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान देखें, प्रैक्टिस के दौरान उनको ही गॉट एन इंजरी। अच्छा, ये जो हमारे प्लेयर्स बीमार हुए हैं तो कल तक तो सब खबरें पॉजिटिव आ रही थी कि ठीक हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये है कि जाहिर है कि अब देखें शाहीन शाह आ गए वापस, अब्दुल्ला शफीक का पता नहीं वल्लाह आलम क्या होगा। फिर उसके बाद ये है कि ये जो शादाब वाला चक्कर है, मतलब अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि शादाब को बिठाया जाए? तो जाहिर है कि ये चीजें। अच्छा, थोड़ा सा अब आपको बता देंगे जी बाबर क्या कहते हैं इस आज के मैच को लेके, जरा देख लेते हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी जो मैच जीता था वर्ल्ड कप में वो 2011 में जीता था, याद है वो, जिसके सेमीफाइनल में हम गए थे और फिर हार गए थे इंडिया से। अच्छा, उसके बाद दोनों टीमों के दरमियान 2015 में मैच खेला गया और वो वहाँ रियाज के शानदार स्पेल की वजह से याद रखा जाता है। लेकिन मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी भाई, उस वक्त की टीम देखें ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, और क्या बात है। और 2019 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान जीत से महरूम रहा था। अच्छा, तो अच्छा, बात ये है कि भाई कमरे में बंद करोगे तो बीमार तो होंगे। ये किसका फरमान है? फरमान है हसन अली का जी। कहते हैं कि कमरे में बंद हो और बीमार हो जाएं।
अशफाक, उनका मतलब ये नहीं था। अच्छा। उनका मतलब ये था कि जब हमें एनवायरनमेंट में, नेचर में नहीं जाएंगे, हम फ्रेश एयर नहीं ले सकेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये कहते हैं जी कि सिक्योरिटी की वजह से हम कहीं भी नहीं जा सकते, इतनी सख्त सिक्योरिटी है और भारत में खेलने का दबाव मुझ पर ज्यादा है, ये हसन अली ने कहा है। हसन अली कहते हैं जी पाकिस्तानी सहाफी ने भारत आकर फैंस की कमी पूरी कर दी है। होटल में एक कमरे में ही रहेंगे तो रूम सिकनेस तो होगी, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, अगर जाना होता तो सिक्योरिटी के साथ एक टीम पूरी जाती है, वो इशू है। एक बड़ी टीम के अगेंस्ट हमारा मैच है और हम भी बड़ी टीम। आपने जो बेस्ट अटैक इन द वर्ल्ड जो बोला वो हमने खुद नहीं, दुनिया कहती है उसको। मेरा जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है आप लोगों को शायद नहीं अच्छा लग रहा, फैंस अब बढ़ गए हैं जब से आप लोग आए हैं। 100 जरूरी नहीं होता, अगर आप मैच जीत जाएंगे तो मेरे ख्याल से सारी चीजें कवर हो जाती है। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं जी, मुझ पे ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर भी है तो नहीं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं है और बड़े अच्छे तरीके से हमारा ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो मैंने देखी वो ये है कि वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं, एक तो उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है और दूसरा ये है कि उनके अंदर जो ये नफरत का और चीज़ों को ट्विस्ट करने का एलिमेंट है, ख़ासतौर पर प्लेयर्स के साथ और दूसरे प्लेयर्स से नेगेटिव जुमले कहलवाने का शौक, वो खुल के सामने आ जाता है। और अभी रिजवान से मुतालिक आपको याद होगा कि जब फतह हुई थी तो रिजवान ने एक ट्वीट किया था, उसके ऊपर भी काफ़ी उन्होंने इशू क्रिएट किया और वो कहा था कि जी फ़लस्तीनियों के नाम बेसिकली उन्होंने वो अपनी परफॉर्मेंस की थी। रिजवान ने जो अपनी जीत थी पाकिस्तान टीम की वो डेडिकेट की थी फ़लस्तीनियों को। जिस तरीके से वहाँ पर गजा में अटैक हो रहे थे तो उन्होंने पूरे फ़लस्तीन को वो डेडिकेट की थी। लेकिन कल जो सहाफ़ी हैं वो पैट कमिंस से सवाल कर रहे हैं, भारतीय सहाफ़ी, और सवाल एक तो माशाल्लाह इतना लंबा, और उस सवाल के जब जवाब दिया पैट कमिंस ने वो बड़ा क्लासी जवाब था, वो भी आप सुनिएगा। लेकिन सवाल ये था कि देखें जी, उन्होंने हमास को डेडिकेट किया, दैट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन बट ही ट्राइड टू ट्विस्ट इट। लेट्स सी जी। तो अब जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलुरु से बराह रास्त नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल और पाकिस्तान के एम्बेसडर, एक तरह से जाहिर है पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन वो भी कर रहे हैं ना। तो शाहिद हाशमी साहब, शाहिद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? तो शाहिद भाई बताइए कि कैसी हमारी तैयारियां हैं और वो क्या कहते हैं कि बीमारियां अब तहलील हो गई सारी, सब ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह? बीमारियां तो जाहिर है सब रिकवर हो गए, सेहतयाब हो गए, अब्दुल्ला शफीक भी सही हो गए और फखर को जो इंजरी है वो लास्ट ईयर की है, रिकर हुई है वो नी इंजरी, पिछले साल जब वो T20 से बाहर हो गए थे। लेकिन उम्मीद ये है कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे और फिर अगर उनकी जगह बनी तो उनको टीम में चांस मिलेगा। तो लड़के सेहतयाब हो गए, तैयारी अच्छी है, ओपोनेंट बड़ा स्ट्रांग है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी और ये मैच जीत के आगे बढ़ना होगा। विकेट कैसी है सर? ये विकेट तो ये बड़ी फ्लैट होती है, बेंगलोर की फ्लैट बैटिंग पिच है और बाउंड्रीज छोटी हैं तो रन्स बहुत बनेंगे। इसमें बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, वैरायटी दिखानी पड़ेगी तो विकेटें मिलेंगी। अच्छा शाहिद साहब, ऑस्ट्रेलिया ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान जो जिस पोजीशन पर है, आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए जीतना। लेकिन आप समझते हैं टॉस जीते हैं तो क्या फैसला करना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स में क्या वीक पॉइंट्स हैं जिन पे फोकस करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है कि टॉस पे जब ये पैट कमिंस से भी सवाल हुआ था, टॉस पे फैसला बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप क्या। तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ये है कि पहले बैटिंग करे, रन्स बनाए और फिर बोर्ड पे और फिर ऑस्ट्रेलिया को आउट करे। ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस, कंप्लीट टीम है, उनकी वीकनेस बहुत ही कम होती है। स्पिन पे थोड़ा सा वो वल्नरेबल होते हैं, फास्ट बॉलर तो वो 4 साल 5 साल की उम्र से खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ी ड्यू कम थी, तो अगर ड्यू कम होगी, और कल नोट किया होगा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने 6 से 9 उन्होंने प्रैक्टिस की थी, तो यही टाइम होता है ड्यू के आने का। तो अगर उन्होंने नोट किया होगा तो वो फैसला कर पाएंगे। लेकिन इन मैचों में ज्यादातर अच्छा ये होता है कि आप टॉस हार जाएं ताकि दूसरा वाला फैसला करे और उसका फैसला फिर आप गलत साबित करें। मुझे ये बताइए कि ये जो शादाब से मुतालिक आपने पहले भी तज़किरा किया था, क्या चांसेस हैं किसी और को चांस दिए जाने के? 99.9% ओसामा मीर आज खेलेंगे। अच्छा। और टीम मैनेजमेंट ने जाहिर ये फैसला किया कि अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है शादाब, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। 3 मैचों में 2 विकेटें और एक 32 की इनिंग्स और एक 4 रन की इनिंग्स। तो ना तो वो बैटिंग में कर पा रहा है ना वो बॉलिंग में कर पा रहा है। प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्लेयर को आप 3 मैच के बाद सोचते हैं कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है और एक विकेट टेकिंग बॉलर है ओसामा मीर। तो व्हाई नॉट ओसामा मीर? आज ओसामा मीर ही खेलेंगे।
अच्छा शाहिद साहब, लास्ट जो मैच हुआ हमारा इंडिया पाकिस्तान का, तो जो क्राउड था, जो कुछ हुआ, बड़ा उसको लेके बड़ी मीडिया पे खबरें आती रही। खुद इंडियन जर्नलिस्ट, मैं विक्रांत की बात करूंगी, उन्होंने भी उस रवैये को कोई ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जो क्राउड की तरफ से था। मैच हो रहा है बेंगलुरु में, तो वहां पे पाकिस्तानी टीम की अच्छी और बुरी यादें भी वाबस्ता हैं, तो जरा हमें कुछ बताएं कि क्या यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या सिलसिला है। बिल्कुल, पाकिस्तान यहाँ पे कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन है कि पाकिस्तान ने 87 और 2005 में टेस्ट मैच जीता, 99 में एक बड़े मार्जिन से इंडिया को अराउंड 139 रन से वनडे में हराया। एक वनडे पाकिस्तान हारा भी है जो 1996 का क्वार्टर फाइनल था, बड़ा बिटर, बड़ा कंट्रोवर्शियल था। और यही सारी चीजें हैं इस में। अच्छा, एक और जी कंप्लीट कर। और जहां तक बेंगलोर की बात है तो उसकी एक मैंने आपको रिपोर्ट भेजी है, आप वो रिपोर्ट चलाएं और मुझे इजाजत। जी बस एक आखिरी चीज पूछ के फिर आपसे रिपोर्ट का लिंक भी लेते हैं, आपसे बात भी करते हैं। वो ये है कि इस वक्त जो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में देखा कि अफगानिस्तान की टीम जब फील्डिंग कर रही थी तो वहां से बाहर से उनके कोच ने आके, फील्डिंग कोच ने किसी ने आके एक पैगाम दिया, भिजवाया गया। तो कमेंटेटर्स भी उसको डिस्कस कर रहे थे कि क्या ऐसा लीगली या मोरली ये चीज़ ठीक है या नहीं है, या मशवरा दिया जा सकता है, बिकॉज एक एंगल डिफरेंट होता है। तो आपकी नज़र से भी ज़ाहिर है वो गुजरा होगा, तो ये पॉसिबिलिटी होती है इस हवाले से, और हमारी टीम के साथ भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन या फिर ख्याल किया जाता है कि ऐसा ना करें ग्राउंड में। ब्रीच होती है, ये आप ब्रीच नहीं कर सकते। आप बहुत से बहुत आप ये कर सकते हैं कि बाउंड्री लाइन पे जो प्लेयर खड़ा होता है फील्डर, उसको आप कान में कोई बात बताते हैं, ना कि ये कि आप डायरेक्ट मिडिल ऑफ द फील्ड किसी को बताएं। तो अफगानिस्तान के लोग जरा जाहिर है इतने गेम की नॉलेज नहीं है, उनके कप्तान की बड़ी जबरदस्त नॉलेज है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है शाहिद साहब, आपकी वो रिपोर्ट जो हमें मजीद बताएगी बेंगलोर या बेंगलुरु के बारे में, वो हम देखते हैं। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। थैंक यू। और मसाला डोसा जो खा रहे थे शाहिद साहब भाई, मतलब बड़ा जबरदस्त है, ट्राइड दिस थिंग, लेकिन ये बड़ा मजे की होती है। लेकिन एक चीज ये है कि कल के मैच का थोड़ा सा तस्करा कर लेते हैं, बिकॉज इंडिया जो मैच जीता और बांग्लादेश से और 7 विकेट से शिकस्त दी, और विराट कोहली की सेंचुरी एक और मुकम्मल है विराट कोहली, और आखिरी बॉल पे जिस तरीके से छक्का उन्होंने मारा। और एक और बड़ी दिलचस्प बात थी कि इस आखिरी बॉल से पहले जो बॉलर थे बांग्लादेश के, उन्होंने वाइड बॉल कराई, लेकिन अंपायर ने उसको वाइड नहीं दिया। ठीक है, उसने कहा पुत्र मैं देखता हूँ तुम कैसे देते हो। फिर उसके बाद जनाब बड़ा जबरदस्त शॉट खेल के विराट कोहली अपनी, तो ये होते हैं खूबसूरत कैचेस इंडिया ने पकड़े। मैच जीत लेते हैं और जो टीम जीत जाती है, जब वो हाइलाइट्स देखते हैं तो अशफाक, वो आप कहते हैं ना ऑन रिपीट, वो हाइलाइट्स देख रहे हैं तो उसका मजा ही अलग होता है। मजा ही अलग होता है ना। ऐसे और हार जाएं तो फिर कहते हैं टीवी हार जाएं तो फिर हम बॉदर भी नहीं करते थे, बंद करो टीवी, ब्रेक लेते हैं। आ गए हम, वेलकम बैक। सुन ले सारे, वापस आ गए हम, सुन ले सारे, और ने भी वापस आना है। सुन ले सारे कि नवाज शरीफ साहब को कल वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अच्छा। तो आज 20 है ना, ठीक है। तो साबिक वजीर आजम को एक ही दिन में जमानतें मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर की और 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। फिर नैब प्रोसिक्यूटर ने हिफाजती जमानत की मुखालफत नहीं की। अच्छा। और अदालत ने कहा कि आपकी रजामंदी से, यानी कि नैब प्रोसिक्यूटर की रजामंदी से ये ऑर्डर कर रहे हैं और तहरीरी तौर पर आगाह करें कि आपको कोई एतराज तो नहीं। तोशाखाना रेफरेंस में भी एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल किए हैं। यानी कि 24 तक नहीं आए तो वो वारंट बहाल हो जाएंगे। हाँ, 24 तक अगर पेश ना हुए। अच्छा, तो ये सूरत हाल है जी। और इसी तरीके से साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ फरमाते हैं कि नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क के तमाम मसाइल हल कर देंगे। तकरीब से उन्होंने खिताब किया, कल एक बड़ी इस हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, उसमें कहते हैं मुल्क भर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां बड़ी जोरों शोर से जारी हैं और सबसे बड़ा इस्तकबाल करके नवाज शरीफ का मान रखना है। ये शहबाज शरीफ ने कहा। मरियम नवाज कहती हैं कि जी नून लीग से बड़ी कोई सियासी जमात नहीं है, एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है, माजी, हाल और मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून का है। यानी कि जो वो बड़े बड़े तंजियाकार और सब कह रहे थे जी देखें बड़ा मुश्किल होगा, आएंगे तो कहाँ जाएंगे, गिरफ्तारी तो लाजमी है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सरेंडर करें। तो वो तमाम मसाइल क्या कहते हैं बखूबी खुश असलूबी से तय पा गए हैं। तो अब गिरफ्तारी विद इन द कोर्ट जी, और गिरफ्तारी का खतरा टल गया। अच्छा जी, अब एक ख्वाजा आसिफ जो नून लीग के रहनुमा भी हैं, कहते हैं पीपल्स पार्टी आज हम पर इल्जाम लगा रही है कि ये मैच फिक्स्ड है। अब जरा सुने वो ये क्या कहते हैं। वो कहते हैं क्या पहले नहीं पीपल्स पार्टी को पता था कि ये मैच फिक्स्ड है?
इज इट अ कन्वेशन? हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रही है, तो पीपल्स पार्टी को इस तरह कोई, मेरा मतलब बच्चे तो नहीं है ना, 14 महीने हमारे साथ गुजारे हुए 2 महीने हो गए, 2 महीने में उनको पता लगा है कि हम देयर इज अ फिक्स्ड मैच, उनको पहले नहीं पता था, when they were our partners। जी, अब ये है कि बहरहाल ये सारे सवाल उठा रहे थे कि क्या होगा, कैसे आएंगे, लेकिन बहरहाल वो रास्ते हमवार हो गए। और अब देखें, नैब की जानिब से मुदाखलत नहीं हुई या एतराज नहीं उठाया गया, तो उस पर फिर अदालतें, जाहिर है कि उन्होंने तो यही देखना है। सब यूं कहते रहते हैं जिसका जो दिल चाहता है, कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कुछ भी एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा मकसद ये है कि बंदा आके पेश हो जाए, तो बंदा आके पेश होने को तैयार है, तो हमें बिल्कुल ऐसे ही बात है। और ये आप तैयारियां भी आपने देखी होंगी कि भाई वो जो कह रहे हैं हम ग्रैंड इस्तकबाल करेंगे, तो वो मरियम नवाज साहिबा का एक बड़ा पुराना शॉट है, पिछले कई दिनों पुराना, जिसमें वो कही थी नवाज शरीफ आएंगे तो एक दिन भी जेल में नहीं रहेंगे। तो ये बात 100% सही कहा उन्होंने, सही साबित हुई। जाहिर है कि वो अंदाजा था उनको। अच्छा, एक चीज ये, दूसरा ये कि वो जाएंगे कहाँ? वो इस्लामाबाद भी कह रहे थे टेक्निकल लैंडिंग का, याद है आपको? वो कहा जा रहा था, तो वो टेक्निकल लैंडिंग तो हो गई ना, अब हो गई, वो हो गई ऑलरेडी। तो उनकी जगह किसी ने कर ली, मतलब नहीं, वो जो कोर्ट वाले मामला थे उसके लिए टेक्निकल लैंडिंग नहीं। पहले तो ये था ना कि फिजिकली खुद पेश होना शायद जरूरी हो, लेकिन अब अंदाजा हुआ कि नहीं, सॉरी। लेकिन ये है कि जलसा भी होना है, मैंने यही इनका प्लान है आई थिंक आगे का, कि जलसा होना है और उसकी तैयारियां देखें। मीनारे पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है। चलें जी, सियासी माहौल गर्म होने जा रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, और किस तरीके से आते हैं और क्या इस्तकबाल होता है। लेकिन बहरहाल, और आप ये देखिए, ये वो डाइस है जहां से नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे और बताएंगे, लगा दी गई हैं, और बड़ा जी जबरदस्त तरीके से। तो हसन अय्यूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। हसन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप वहीं पे मौजूद हैं जहां से मियां नवाज शरीफ साहब को आना है, तो भाई ये बताइए हमें कि क्या तैयारियां हैं, क्या माइंडसेट है, और अब तो ये जो कानूनी रुकावटें जो हैं, आपकी भी जाहिर है कि उन रुकावटों पर बड़ी गहरी नजर थी, तो ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके अब दूर हो गई हैं, तो क्या माहौल कैसा है वहाँ पर? इशफाक साहब, माहौल तो यही है कि जो इनके कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, ओहदेदारान आए हुए हैं, और ये मुल्क भर से नहीं बल्कि ये दुनिया भर से आए हुए हैं। अच्छा। यानी यूएसए से भी लोग इनकी कुछ आए हैं, और इनके बेसिकली जो मुस्लिम लीग नवाज की इंटरनेशनल चैप्टर है, उसके ज्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ना कि जो वो पाकिस्तान के जो कारकुनान या ओहदेदारान हैं। एक चीज तो ये है। दूसरा, ये बड़े चार्ज अप हैं, कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, लेकिन अभी जो सारा फोकस है मुस्लिम लीग नवाज का, अब वो इस वक्त फोकस है 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान का जो जलसा है, उसमें जो नवाज शरीफ साहब हैं वो क्या खिताब करेंगे। अच्छा हसन, जरा पहले इससे पहले तो जरा हमें ये बताएं ना, हम पहले तो जाहिर है इस पे तो बात होती रहेगी, 2 तैयारे हैं, तो वे 2 तैयारों में लोग आएंगे, नवाज शरीफ के साथ कौन कौन होगा, दूसरे दुबई पहुंचेंगे, फिर दुबई से यहाँ क्या, जरा ये क्या प्लान शेड्यूल है, जरा ये बताइएगा। नहीं, ये 2 तैयारे नहीं है, ये एक ही तैयारा है। उम्मीद है पाकिस्तान, आपने मुझे बताया ना इतने सारे लोग हैं, तो मैंने सोचा शायद 2 तैयारे, रेड समवेयर। नो, ये एक तैयारा है, और तकरीबन 152 लोग होंगे जो कि इस उम्मीद है पाकिस्तान जो चार्टर्ड फ्लाइट है, इसके मुसाफिर होंगे, बशमूल नवाज शरीफ साहब। अच्छा। तो आप इसमें ये देखें कि पहले तो ये इसमें जो कल गलत फहमी होगी थी कि इसमें बराह रास्त आपको जमानतें हो चुकी हैं, तो ये अब लाहौर जाएगा। फिर उनकी लीगल टीम ने इसको क्लैरिफाई किया कि ये तो वापस जाएगा, आपको जो है पहले इस्लामाबाद जाएगा, वहां पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन होगी, और उसके बाद ही इसने जो है वो फ्लाई करके लाहौर जाना है। यानी टेक्निकल लैंडिंग का सिलसिला खत्म, डायरेक्ट लाहौर। ओके, देन नहीं, अभी जाएंगे इस्लामाबाद। अच्छा, जाना है, इमिग्रेशन वहां से होगा। ओके, फाइन। हाँ, और ये तो मैंने कहा कि इमिग्रेशन भी होनी है इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में इमिग्रेशन होगी, और कुछ वकला जो है इनकी जो लीगल टीम है, जी, उसके साथ उन्होंने जो है वो बैठना है, मशावरत भी करनी है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन भी करना है नवाज शरीफ साहब ने। अच्छा, अभी जो ये गुज़िश्ता रोज पहुंचे हैं, लेकिन जो अहम बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो एक दिन ताखीर से दुबई आए हैं, उन्होंने 18 को आना था, वो 19 तारीख को पहुंचे हैं। लेकिन इसकी वजह ये थी कि कुछ अहम मुलाकातें उन्होंने की हैं जो सऊदी अरब में। जरा ये भी बता रहे हैं कि आज भी उनकी कोई यूए की किसी स्पेशल शख्सियत के साथ उन्होंने मुलाकात करनी है दुबई में। तो इस वजह से वो अपने कारकुनान से कोई मुलाकात नहीं कर रहे, जो चाहे दुनिया भर से आए हुए हैं, उनसे वो मिलेंगे, जो है वो जो इस वक्त का प्लान है, उनकी मुलाकात होनी है। कारोबारी सॉर्ट ऑफ है या फिर किस तरह की मुलाकातें हैं जो अहम शख्सियात से हो रही हैं?
नहीं, ये कारोबारी शख्सियात नहीं है। अच्छा। जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये प्राइवेट मीटिंग्स हैं, इन मीटिंग्स की कोई फोटो जो है या कोई वीडियो जारी नहीं की जा रही और इनको पब्लिक नहीं किया जा रहा, लेकिन ये सरकारी लोगों से मुलाकातें हैं और ये बहुत अहम और काफी ऊपर के लेवल के जो सरकारी लोग हैं उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा चलें, अब सऊदी अरब में भी, और ये ही ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे उम्रे के अलावा जो ये मुलाकातें करनी थी ना, इन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इनको पहले से स्केड्यूल किया गया था। ये लंदन से सऊदी डिपार्चर से पहले ही ये सारी मुलाकातें तय। अब जरा ये बताइएगा कि अब शेड्यूल जो है उनकी आमद का, बेसिकली अगर टाइम बेस्ड शेड्यूल की बात करें तो वो क्या होगा? किस वक्त उनका तैयारा पाकिस्तान में लैंड करेगा और फिर उसके बाद कितनी देर इस्लामाबाद में, तो ज़ाहिर उसके बाद तो उनकी मर्जी पे होगा कि वो कितनी देर वहाँ पर क़याम करते हैं, क्या मुशावरत होती है और लाहौर कब आते हैं, लेकिन तैयारा कब लैंड कर रहा है उनका? तैयारा तकरीबन अभी तक का जो शेड्यूल है वो सुबह 8:30 बजे यहाँ से डिपार्चर है दुबई के वक्त से। अच्छा। और फिर 3.5 घंटे की फ्लाइट है इस्लामाबाद की। और आप उसको कैलकुलेट कर लें कि 9:30 बजे अगर यहाँ से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक डिपार्चर है तो तकरीबन जो है वो 1-1:15 बजे या 12:30 या 1 बजे के करीब जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। फिर 1.5 घंटे उनका क़याम है इस्लामाबाद के अंदर, जो अब तक की इतलात है। तो देखिए ये तो लास्ट मिनट में जो है वो कुछ चीज चेंज भी हो सकती है, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो फ्लाइट होगी चार्टर्ड फ्लाइट है, इसके टिकट्स इशू होने हैं। यानी जो 152 पैसेंजर्स हैं, इवन इंक्लूडिंग मीडिया, इनके टिकट जनरेट करने हैं। वो अभी तक टिकट जनरेट नहीं हुए। लेकिन हाँ, जो उनकी तरफ से कंफर्मेशन लेटर्स थे, उन कंफर्मेशन लेटर्स के ऊपर 8:30 बजे का वक्त दिया था। ओके। अच्छा, एक और चीज मुझे ये बताइएगा कि ये जो जरा जलसे का पूछ लें, उसके टाइमिंग क्या हो सकते हैं जो उन्होंने करना है हसन जी? जलसा जो करना है लाहौर में उसके टाइमिंग्स क्या हो सकते हैं? ये तो देखिए जलसे का कोई टाइम नहीं होता, शाम का जलसा होता है। यानी कई दफा कहा जाता है जी कि जलसा 5 बजे का है, लेकिन जलसा जाके होता है, एंड होता है जी वो स्टार्ट ही होता है 9 बजे 8 बजे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के जलसे को ज्यादा बहुत लेट नाइट तक नहीं चलते, तो मोस्ट लाइकली जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको देखते हुए जलसे का टाइम कुछ 7-8 बजे का होगा। अच्छा हसन, एक और चीज 7-8 बजे एक और चीज मुझे बताइएगा। जाहिर है आप वहां पर मौजूद थे, लेकिन पीछे जो है वो कानूनी मामला भी काफी हैंडल हो रहे थे, रास्ते हमवार भी उनके हो गए हैं काफ़ी हद तक, जो ज़मानतें मिली हैं। लेकिन आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट को भी कवर करते रहे, कानूनी मामला पे भी नज़र रखते हैं, तो ये आपको लगता था कि इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? क्योंकि काफ़ी लोग और इवन पीपल्स पार्टी वाले भी काफ़ी हैरान थे कि ये शायद मुमकिन ना हो, और उन्हें जेल, सीनियर कानूनदान कह रहे थे कि जी जेल तो जाना होगा, ऐसे तो नहीं होता। तो आपकी असेसमेंट क्या थी? देखिए इशफाक साहब, मैं ये चीज बड़ी ऑब्वियस सी है कि जब कोई भी एक्यूज या चाहे कन्विक्ट आदमी भी है, अगर वो अदालत की जुरिस्डिक्शन से दूर चला गया है तो वो कहे कि मैं अदालत की जुरिस्डिक्शन में आ रहा हूँ और 2-3 दिन की वो जमानत मांगता है या 4 दिन की मांगता है, तो अमूमी तौर पर 4 दिन से 1 हफ्ते की जमानत अदालत दे देती है। अच्छा, और ये पहली कोई नजीर नहीं है। आफ्ताब शेर बाऊ साहब कन्विक्ट थे, उनके एब्सेंशिया में उनको कन्विक्ट कर दिया गया था, सजा दे दी गई थी। अच्छा। ये परवेज मुशर्रफ का दौर था, जब वो वापस आए हैं तो उनको उससे आने से पहले ही हिफाजती जमानत मिल गई थी। तो ये कोई नई तारीख रकम नहीं हुई, ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, यानी इस किस्म की अदालती नजीरिया की मौजूदगी में। और क्वेश्चन तो ये भी है कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से सजा दी गई उसकी कोई नजीर नहीं थी। ब्लैक लॉक डिक्शनरी किसी शख्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई, और पैनामा केस के अंदर कोई एक और शख्स बता दे नवाज शरीफ साहब के अलावा जिनका एक तो ट्रायल हुआ हो और दूसरा उनकी कन्विक्शन भी हो, यानी कोई और दूसरा शख्सियत भी नहीं मिलेगी आपको। और फिर जो केस था पैनामा का, उस पैनामा की जगह जो उनकी कन्विक्शन हुई है, जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो कामा पर किया गया है। और ये वो बातें हैं जो आकर नवाज शरीफ साहब जी खुलकर बताएंगे हसन, तो अभी आप ये फिर सरप्राइज रहने दें, तो वो आकर मजीद हमें बता देंगे। थैंक यू सो मच हसन फॉर ज्वाइनिंग अस। और देखते हैं जी नवाज शरीफ कल आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, क्या वो तकरीर करते हैं, ये सब इससे के बाद हाजिर होंगे। अच्छा जी, कराची मिनी पाकिस्तान है, लेकिन एक ऐसा शहर है जहां पर जान भी आपकी महफूज नहीं, अनफॉर्चुनेटली माल भी महफूज नहीं,
और आप ये सोचिए कि इतना स्ट्रेस होता है आजकल, नौकरी नहीं है और ज़राए आमदन नहीं है, पता नहीं किस फिक्र में, किसकी बातें सुन के आप घर से निकल रहे होते हैं। I mean, मैं अक्सर सोचता हूँ कि घर से इंसान निकलता है, हर वक्त आपका मूड एक जैसा नहीं होता, कभी आप अच्छे मूड में होते हैं, कभी बुरे मूड में होते हैं। और ऐसे में सपोज कि आप किसी वजह से परेशान है और कोई शख्स आके आपसे कहे कि चलो जी जो है तुम्हारे पास निकाल दो, और उस वक्त आप ये नहीं सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते, उस एक लम्हे में अगर आप मुजाहमत करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। खासतौर पे वो लोग, अभी हम जिस नौजवान की बात करने जा रहे हैं, वो 23 साल का नौजवान, साद नाम, डकैती मज़ामत पर उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये 3 बहनों का भाई था इकलौता। दिन में ये फैक्ट्री में काम करता था, यानी अब आप सोचें फैक्ट्री आवर्स इसके कितने होंगे। उसके बाद छुट्टी होने के बाद ये बाइकियां चलाकर अपने घर की किफालत करता था। और इसके अहले खाना कहते हैं कि साद की 2 माह बाद शादी होने वाली थी, और साथ ही वो अपनी और अपनी बहन की शादी में पार्टिसिपेट इस तरह करना चाहता। फाइनेंशियली तौर पर वो सपोर्ट कर रहा था, उन तैयारियों में मसरूफ था। और मकतूल के चचा का कहना है कि गुज़िश्ता रात भी राइडर के इंतजार में वहां खड़ा था। जब कुछ मुल्ज़िमान आए, उन्होंने इस तरीके से उससे मोबाइल की क्या कीमत होगी कि उस राइडर के पास, एक फैक्ट्री में काम करने वाले के पास जो मोबाइल होगा, क्या उसकी अशफाक कीमत होगी। वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, कोई वो आईफोन लेके नहीं घूम रहा होगा लेटेस्ट वाला, लेकिन जालिमों ने उसको भी ना छोड़ा। मतलब वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि जी हम जिसको लूटने जा रहे हैं वो खुद कितना मिस्कीन है, वो खुद कितना बेचारा है, और वो अपने घर के लिए कितनी बड़ी सपोर्ट। तो साथ के अहले खाना का अगर गुफ्तगू है हमारे पास तो वो सुनवा सकते हैं। मुझे बताया कि मैं अभी ऑफिस निकल गया हूँ, मैं एक राइड उठा के जौहर जा रहा हूँ, और उसके बाद जौहर पे राइड उसने उतारी है। फिर मेरी बात हुई कि आप अब तक क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने बोला कि मैं राइड छोड़ के वापस आ रहा हूं, दुआ करें एक आध राइड और मिल जाए ताकि मेरे पेट्रोल का खर्चा पूरा हो जाए। वो वाहिद कफील था, घर में डबल जॉबें करता था। 2 दिन पहले ही कॉल सेंटर की जॉब उससे मैंने छुड़ाई थी, क्योंकि वो सुबह 10 बजे जाने के बाद रात को 4 बजे पहुंचता था। ये सबसे बड़ा था। उससे छोटी 3 बहनें हैं, फिर एक भाई है छोटा। इनकी अपनी भी शादी थी, इनकी बहन की भी शादी थी, जो कि दिसंबर में मुतवक्को थी, लेकिन इसने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दिलाओ, 6 महीने तक मैं कुछ जमा कर लूँ शादी के लिए। ये जो दरिंदों के हाथों यरगमाल बना हुआ है शहर, कम अज कम इंतजामिया इसका नोटिस ले ले, खुदा के लिए इंसाफ दिलाए। चलें, जिस वाक़े के बाबत मजीद भी आपको आगाह करेंगे, जानेंगे कि क्या हुआ और मुल्ज़िमान तक क्या पुलिस कभी पहुंच पाएगी, तो हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे। उनके बयान याद आ गया कि ऐसी पॉकेट में रखें कि मोबाइल जो है कोई छीने ना। एक ब्रेक लेते हैं जी। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 9 से 10 का वक्त गुजर चुका, 10 से 11 हम एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हैं। फिर से 10:04 पर हम आपके साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक। बिल्कुल। और ये हमारे जी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहां पर आप फीडबैक देख सकते हैं। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है हमारे लिए। तो बहरहाल हम 9 बजे का जब सेगमेंट खत्म हो रहा था तो हमने बात की कि किस तरीके से कराची में एक दरिंदगी का सिलसिला जारी है, लोगों की जानो माल महफूज नहीं। आप सोचिए कि आप घर से निकलते हैं तो और मौशी फिक्रों से के साथ साथ और कितनी फिक्रें होती हैं, लेकिन जाहिर है कि आपको अपनी जान भी बचानी होती है। एक नौजवान का हम तस्करा कर रहे थे जो बाइकियां चला के फैक्ट्री में काम करके अपने मामलात किसी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा था। 2 महीने बाद उसकी शादी थी। अभी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिफ खान मौजूद हैं, उनसे जरा जानते हैं कि इस केस में और इस नौजवान से मुतालिक बेसिकली जानते हैं कि क्या। तो बताइएगा आसिफ, ये कहाँ का रिहायशी था? कुछ तो हमें मालूमात मिली भी हैं, लेकिन ये वाकया कैसे पेश आया? अब तक क्या सीसीटीवी फुटेज में क्या चीज़ सामने आई है अब तक? बाकी क्या मालूमात मिली है? अब बिल्कुल ये नौजवान नॉर्थ कराची का रिहायशी था और इसकी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें इस नौजवान देखा जा सकता है कि नौजवान जो है वो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान जो है मुसल्लह मुल्ज़िमान आए हैं, उन्होंने इससे मोबाइल छीना है। जैसे ही इससे मोबाइल छीना है तो ये नौजवान उनके पीछे भागा, जिस पर उन मुल्ज़िमान ने फायरिंग करी और जिसकी वजह से जो है ये 7 जो नौजवान था वो शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम ये जांबार नहीं हो सका। तो ये 2 जॉब्स करता था और ये राइडर था। उस वक्त जो है इसने बाकायदा उससे कुछ, जिस वक्त ये वाक़या रोनुमा हुआ है उससे कुछ देर कबल इसने अपने घर पे फ़ोन किया है, अपनी वालदा को कहा है कि मैं गुलिस्तान जौहर में हूँ, यहाँ पर एक राइड छोड़ रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं घर वापस आता हूँ। तो इसी दौरान जो है फिर ये वाक़या रोनुमा हुआ है। तो सीसीटीवी सामने आई है, वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त इसमें नहीं हो सकी है।
ना ही मुल्ज़मान के हवाले से कुछ पुलिस मालूम कर पाई है कि मुल्ज़मान कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए। तो अब तक जो है वो इस केस में पेशरफ कोई नहीं हो सकी। अलबत्ता इस वाक़े का मुकदमा ज़रूर दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज हुआ है। शुक्रिया आसिफ। और ज़ाहिर है इस मुल्क में और ख़ासतौर पर इस शहर की बात करें, जो हुक्मरान हैं और जो रहे भी हैं, वो हमेशा से यही कहते रहे जी आप मज़ामत ना करें जी। और आप मज़ामत करेंगे तो फिर ये होगा। अपने मोबाइल फ़ोन ऐसी जगह रखें जहाँ पे एक्सेस ना हो सके। लेकिन कौन, जो अशफाक ने शुरू में बात की, कौन किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, किन हालात से गुजर रहा है, क्योंकि माइंड सेट होता है आपका और आप बिल्कुल वो विदिन सेकंड आप जी वो एकदम आप रिएक्ट करते हैं। आपको आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये हो जाता है। लेकिन जिन्होंने आपको इस शहर में अमन प्रोवाइड करना है वो आपको ये सोल्यूशन बताते हैं और इस तरह कई जानें जाती जा रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सब बेहिस हो चुके हैं, किसी को कोई असर नहीं होता। किसी के घर का चिराग चला जाए, कोई 23 साल का नौजवान चला जाए, किसी के घर की उम्मीद चली जाए, यहाँ पे किसी को कोई असर नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा का अब तस्करा करेंगे। निज़ाम सेहत से मुतालिक हम बात करते हैं तो एक रिलीफ जो है वो आवाम के लिए मौजूद था, वो ये था सेहत कार्ड से मुतालिक। और खैबर पख्तूनख्वा में अब फिर सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत मुअत्तल कर दी गई है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है इस पर, और हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स की अदम फराहमी पर इंश्योरेंस कंपनी ने सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत मुअत्तल की, जिसके बाद तमाम ये जो पैनल है इस पर मौजूद तमाम अस्पतालों में नए मरीजों को दाखिल करने से रोक दिया गया है। और फिर इंश्योरेंस कंपनी के मुताबिक निजी अस्पतालों में लाए गए मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत को प्रीमियम की मद में फंड्स की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। और गुज़िश्ता रोज भी लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर ने भी सेहत कार्ड पर इलाज की मुअत्तली का ऐलान किया था। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी सहूलत थी और बड़ा क्रेडिट साबका हुकूमत इसका लेती भी थी। लेकिन अब जो है जी शहरी उनको परेशानी हो रही है, जिन जिन के पास ये कार्ड है और फंड्स की अदम फराहमी का मामला है। तो ये सारी मसाइल जो हैं जो घूम फिर के आवाम के ऊपर ही आते हैं, मुश्किलात का सामना। क्योंकि आप ये देखिए कि इस वक्त दो शोबे हैं कि जहां पर आवाम बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। एक है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, यानी कि दो शोबों में हुकूमती हम अदम तवज्जो ही देखते हैं। ऐसे में एक जो साइन ऑफ रिलीफ थी वो ये था हेल्थ कार्ड प्रोग्राम, जिसकी वजह से लोगों को बआसानी इलाज की सहूलियात मुहैया हो जाती थी। और आप ये देखें, बाज़ प्राइवेट इदारों में लोग जॉब कर रहे होते हैं और उनको इतना इंश्योरेंस या उनको इतनी इलाज की सहूलतें नहीं होती थी जो इस सेहत कार्ड के बलबूते पर मिल जाती थी। लोगों की इतनी कुव्वतें खरीद नहीं रही, और खासतौर पर अगर बीमार हो जाए कोई तो फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने, वहाँ के अखराजात, दवाइयों के अखराजात बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निगरान मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर रियाज अनवर खान साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर रियाज फॉर ज्वाइनिंग अस। जरा बताइएगा, ये जो सहूलत थी बड़ी अच्छी सहूलत थी, अप्रिशिएट किया जा रहा था, फंड्स की अदम फराहमी की वजह से मुअत्तल की गई है, यही मामला है या कुछ और मामलात भी हैं? बेटे नहीं, कोई और मामला नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेहत कार्ड जारी रहेगा। ये कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से इनका जो इनको हम इंस्टॉलमेंट्स दे रहे थे वो थोड़ी सी डिले हुई है। अच्छा, तो इसकी वजह से इन्होंने मुअत्तल किया ये सर्विस। तो उम्मीद है कि आज ये रिज्यूम हो जाएगी। आज ही रिज्यूम हो जाएगी। अच्छा, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। ओके, तो ये वैसे कितने दिन से भी ये टेकअप किए हुए हैं? वैसे कितने दिन इस पे प्रॉब्लम हुई थी? वैसे जी कितने दिन लोगों को परेशानी हुई इस मद में? ये तो सिर्फ कल एक दिन ये बेटे, ये पहली हुकूमत में भी इस तरह होता रहा है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ एक हफ्ते के लिए बंद होता रहा है। हम इंशाल्लाह इसको ज्यादा बंद होने नहीं देंगे। लेकिन ये तबादुल से होता रहा है, बीच में भी ऐसे वाकयात हुए हैं, तो जाहिर इस वजह से लोग सोचते हैं कि जी कहीं बेटे एक दिन बंद हुआ है, एक दिन बंद हुआ है। ये सिर्फ पेमेंट में थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि जब पेमेंट लेट होती है तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो इसको लुक आफ्टर करती है तो वो इसको बंद कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर, हालांकि उनको बंद नहीं करना चाहिए। मैं यही इसी पे बात करना चाह रहा था बेसिकली कि आप लोग को एक ऐसा मैकेनिज्म, जाहिर है कि हुकूमती काम है और उसके अंदर डिले वैसे सेहत के शोबे में नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हुआ। तो ऐसे में उनको कम से कम ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको पता है कि पैसा यहां से आना है, ये हमारे क्लाइंट हैं, ऐसा नहीं और ये हुकूमत है। तो ये कम से कम दे शुड मेक श्योर कि वो ऐसे में पेमेंट्स ना रुकें, क्योंकि ऑपरेशंस होते हैं, 10 तरह की हसास चीजें होती हैं, उसे एक दिन में न जाने कितने लोग मुतासिर हुए हैं जिनको दोबारा से वो चीजें रीअलाइन करना पड़ेंगी। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो ये आप काइंडली उस पर प्रेशर भी दे सकते हैं थोड़ा सा इस हवाले से। बेटे देखें, ये मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट, मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था,
सेफ गार्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे मौजूद थे। हमने उनको फुल रीएश्योरेंस दी कि आपका कोई पैसा बंद नहीं होगा, जस्ट वेट। इस वक्त हम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से पूरा पाकिस्तान गुजर रहा है एंड केपी एंड पेशावर इज नो एक्सेप्शन। तो प्लीज बी विद अस एंड यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ। देखिए हम भाग नहीं रहे हैं, पाकिस्तान हमारा है और ये पाकिस्तान के ही पैसे हैं और पाकिस्तान के अवाम पे ही खर्च हो रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रियाज हमारे साथ थे, आपने बड़ी खबर दे दी कि जनाब आज ही बहाल हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू व्हाट जी, तो वजीर आजम साहब के हवाले से हम बता रहे हैं कि वजीर आजम अनवारुल हक काकर सेंकियांग यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा से खिताब कर रहे हैं। बॉर्डर कनेक्टिंग पाकिस्तान एंड चाइना थ्रू शिंगजांग is more than a geographical demarcation. It is not only a channel of trade and transportation, but also as a vital bridge that connects our two great nations. Visiting this historical land and addressing this august gathering, I am filled with a great deal of joy, hope, and optimism. Dear friends, China-Pakistan relationship is unique and special. It is rooted in bilateral trust, mutual respect, and shared aspirations, an invaluable bond that has been nurtured by successive generations of leadership and people of our two countries. Our time-tested ties have remained unaffected by vicissitudes of time. In Pakistan, we have a complete consensus across political spectrum about the criticality of Pakistan-China friendship for the progress and prosperity of our two countries and for the regional peace and development. We view our ties with China from a strategic long-term perspective. In the ever-changing global landscape, China-Pakistan friendship is a constant and would always remain so. Building upon the success of our political ties, our two countries have now placed special focus on our economic partnership manifested in CPEC. Distinguished guests, CPEC is a true example of BRI's stated objectives. It has helped us upgrade our transport and communication network, address energy shortages, and develop Gwadar Port in the province of Balochistan. CPEC projects have not only stimulated economic growth, but have also improved the lives and livelihood of our citizens and enhanced regional connectivity. And here, I would refer to the speech by President Xi Jinping during his visit to Xinjiang last year about making Xinjiang the frontier of Belt and Road connectivity. This announcement by President Xi was a recognition of Xinjiang's historical role as a hub of connectivity as part of the ancient Silk Road. My visit to Xinjiang on the occasion of 10th anniversary of BRI, therefore, is happening an important juncture. It represents a profound milestone in the enduring friendship between Pakistan and China and the people of our two great nations. My visit signifies our commitment to promoting connectivity, not just in terms of infrastructure, but also in terms of human connections. Distinguished guests, my visit is essentially about charting a new roadmap and envisioning a new future based on economic synergy and greater connectivity, people-to-people bonds, sustainable development, peace and stability, and educational and technical exchanges. The key element of Pakistan's vision for cooperation with Xinjiang include continued reaffirmation of Pakistan's principled position on Xinjiang and our unequivocal support to China on matters related to its core interest. We aim to utilize Xinjiang's position as an important node of CPEC and its linkages with Pakistan. We would jointly work to identify the respective strengths of Gilgit-Baltistan and Xinjiang, the two neighboring regions, and building on our synergies for improving the livelihoods of the people of our region. As per the consensus reached in Beijing during my visit, our land border at Khunjarab Sust would be converted into an all-weather border. We would like to upgrade the customs and other logistics services to facilitate trade and movement of people.
Gwadar in Pakistan is a key component of our CPEC partnership. I would propose that we deepen economic cooperation by effectively using the sister city relationship between Karame and Gwadar and Kashgar and Gwadar. We seek to learn from Xinjiang's success in agricultural modernization. We would also aim to set up a joint agricultural demonstration zone in Pakistan to introduce modern farming techniques and practices. We also aim to develop linkages between industries of Xinjiang and Pakistan, especially Gilgit-Baltistan region. One particular area in this regard could be solar energy, a key sector in Xinjiang. We look forward to promoting cultural cooperation and people-to-people connection with Xinjiang. We invite more tourists from Xinjiang and other parts of China to visit tourist places in Pakistan. I was told that last week a 15-member group of Chinese tour operators visited Pakistan and they just returned via Sust-Khundrab border. Expanding educational and academic cooperation, including faculty changes, joint research, and grant of scholarships is another important area. I would like to see more Pakistani students to come and study in this and other university in Xinjiang. Dear friends, in Pakistan we say that a good neighbor is a treasure. In this regard, we are very fortunate to have China as a good brother, good neighbor, and good partner and a good friend. Now is the time to further strengthen this friendship. Together, let us chart a new course of peace, prosperity, and win-win development. I wish you all good health and happiness. While concluding my statement over here, I would mention that I'm set in an environment where the situation in Middle East, particularly with reference to Gaza, has saddened millions and millions of peace-loving people across the globe, coming from diversified ethnic groups, coming from diversified religious groups. This act of barbarism has appalled everyone, including Pakistani nation, including Chinese nation, including other nations around the globe. We appeal and we will play our role to stop this barbaric act against the innocent Palestinian civilians. With this remark, I would conclude. Long live China-Pakistan friendship. Jungba Yu Iwan Swai. Thank you. आपने ये मंजर देखा बराह रास्त जहाँ पर सिंकियांग यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा से खिताब कर रहे थे और जाहिर है कि उन्होंने पाक चीन दोस्ती का तज़किरा किया, दुनिया में रोनमा होने वाले वाक़यात हैं उनका भी वो तज़किरा कर रहे थे। जी चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सहेली बैठक की। सहेली बैठक क्या है जी? बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है। वेलकम बैक वंस अगेन। और आपको बताएं जी, कराची में जहां पे हम आपको अमूमन तो ये बता रहे होते हैं कि किस तरह वारदातें हुई, क्या मुल्जिमान करें, लेकिन इनको पकड़ने की कार्रवाइयां भी हो रही हैं। तो कराची में रेंजर्स का मंगोपीर में कार्रवाई, अगवा की वारदात नाकाम बना दी गई है और बड़े तकनीकी जराए से अगवाकारों के गिर्द घेरा तंग किया गया। तो नज़ीर शाह हमें बता रहे हैं, उनसे जरा जान लेते हैं कि बड़ी तकनीकी कार्रवाई हुई, ये एक डिफरेंट टर्म है, तो समझाइएगा जरा हमें नज़ीर शाह। बिल्कुल देखें अशफाक, ये रेंजर्स की मंगोपीर में बरवक्त कार्रवाई से अगवा बड़ा तवान की वारदात नाकाम बना दी गई है और तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मंगोपीर में गुज़श्ता रोज एक छोटे बच्चे इमरान को अगवा करने का वाकया पेश आया था और मुलज़मान ने बच्चे के वालिद से 25 लाख तावान तलब किया था, जिसके बाद मगवी वालिद के बच्चे शाकिरुल्लाह ने जब रेंजर्स हेल्पलाइन पर बेटे के अगवा की शिकायत दर्ज की तो रेंजर्स ने बगैर वक्त ज़ाया किए फौरी तौर पर तकनीकी तरीक़ेकार से उस लोकेशन का पता चलाया और अगवाकारों के घेराव करने लगे। तो मुलज़मान ने जब रेंजर्स की मूवमेंट देखी तो गिरफ्तारी के डर से उन्होंने बचने के लिए बच्चे को एक रिक्शे में बिठाकर घर के करीब छोड़कर वहां से फरार हो गए। और तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि बच्चा तो बेहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया गया, लेकिन मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी शुक्रिया आपका नज़ीर शाह।
अच्छा जी, डिजिटल दौर है और ऐसे में जो अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उससे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे साथ साथ से कि डिजिटल में आप किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करके क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग बड़ा यूनिक काम करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जी खला यानी कि स्पेस, इसमें क्या होता है, खलाई मिशन कैसे भेजे जाते हैं, कौन से जदीद आलात और मशीनरी इस्तेमाल होती है, खला में जाने की कैसे तरबियत दी जाती है। आजकल स्पेस एक्सपीडिशंस और न जाने क्या क्या, मतलब अब अभी एक और इवेंट होने वाला है जिसका हमने एक खातून से बात भी की थी कि वो स्पेस को सिर्फ टच करके फिर उसके मतलब सोचे एक जमाना था कि ये नाकाबिले यकीन बात थी, लेकिन अब ये इजी एक्सेस बन गई। तो हम आपको एक पाकिस्तानी नौजवान से मिलवा रहे हैं जो हाल ही में नासा की प्रोमोशनल टीम का हिस्सा बने हैं। इनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, चिराग बलोच इनका नाम है और पहले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं जो नासा के मिशंस को कवर करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चिराग बलोच जो कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। चिराग भाई, सबसे पहले तो बहुत काबिल फख्र मेरे लिए लम्हा है। वी आर प्राउड ऑफ यू, नॉट ओनली दैट यू आर फ्रॉम पाकिस्तान बट बिकॉज यू आर फ्रॉम बलूचिस्तान। और बड़ी, मैं हमेशा से ये जानता हूँ कि ये बड़ी जो है वो कल्चरली रिच जमीन है और यहाँ से बहुत टैलेंटेड लोग जो है वो निकलते हैं और माशाल्लाह यू आर डूइंग वंडर्स। तो ये मुझे बताएं कि ये खला, स्पेस साइंस की तरफ और उसकी वहाँ का कंटेंट क्रिएट करना, ये जब आप 2018 में जब आपसे बात हो रही तो आपने बताया कि आप वहाँ पर गए थे, उससे पहले यहाँ पर पाकिस्तान में रह के भी यही सोच थी कि जी स्पेस टेक्नोलॉजी पे मैंने बात करनी है, काम करना है? सबसे पहले थैंक यू सदफ, इशफाक इनवाइट करने के लिए। बाकी मतलब पहली बात की जाए तो मैंने अपना एजुकेशन पश्चिमी बलूचिस्तान से किया हुआ था। अच्छा। तो इसके बाद में मतलब मेरा जो बीएस कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स तो मैंने मॉस्को रशिया में किया और मेरा मास्टर्स भी था कंप्यूटर साइंस में, वो भी मैंने मॉस्को रशिया में किया। ओके, और 2017 में मैं वापस कंट्री आया था। तो इसके बाद 2018 में मैं यूएस आ गया अपने पीएचडी कंटिन्यू करने के लिए। तो अभी तक मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस पीएचडी के लिए। और मतलब नासा में मिशन की बात की जाए, नासा में जितने भी सैटेलाइट्स या जितने भी रॉकेट्स लॉन्च होते हैं तो नासा अपने वेबसाइट में अनाउंस करते हैं कि इस लॉन्च को कवर करने के लिए वो वर्ल्ड वाइड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सिलेक्ट करते हैं। अच्छा। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि तो जो भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं वो वेबसाइट से अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो मतलब मैंने वेबसाइट से अप्लाई किया हुआ था, मैंने सिंपली जस्ट एक फॉर्म फिल किया था। उसमें मतलब आपके बारे में पूछता है कि आप क्या करते हो, बाकी उसमें आपके सोशल मीडियाज लिंक होते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। तो मैंने अपने सारे लिंक दिए थे। तो मैंने अपने बारे में बताया कि मैं मतलब कैसे कंटेंट बनाता हूँ। तो वो रिव्यू करते हैं। आई थिंक 6000 एप्लीकेशन सबमिट हुए थे। तो उसमें से 35 सिलेक्ट हुए। तो अच्छा चिराग, मतलब मैंने ज्वाइन किया 35 में से वन वाज यू। तो ये बताइएगा, आपके यकीनन वो कंटेंट को देखते होंगे थॉरली, जब आपने लिंक्स भेजे तो वो क्वालिटी भी चेक करते होंगे, वो उसकी फैक्चुअली कितना करेक्ट है वो ये भी चेक करते होंगे। तो आपने इस पे मेहनत, बड़ी फोकस इस पे किया हुआ होगा। जी हाँ, मैं मतलब कि मैं पहले व्लॉग बनाता था यूट्यूब में। जब इंस्टाग्राम में रील की ऑप्शन आई, जैसा कि यूट्यूब में शॉर्ट्स से, टिकटॉक में शॉर्ट्स वीडियो का दौर आया, तो मैं अपने इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स कंटेंट बनाता हूँ। इसमें एजुकेशनल कंटेंट होते हैं, हिस्ट्री के बारे में होते हैं, ज्यादातर मतलब टेक्स्ट कंटेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी वाले। तो वो यही क्राइटेरिया देख के सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताएं कि चिराग, जब व्लॉग बनाते हैं या इस तरीके से नॉर्मली हम जब जाते हैं तो कोशिश होती है कि फुटेजेस दस्तयाब होती हैं, लेकिन वहां पर उस जगह जाके अपनी प्रेजेंस भी शो करें। तो व्हेन यू आर बीइंग सिलेक्टेड, यानी कि जब तक आप नासा के इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे, तो फिर वो फुटेजेस एक्वायर करना और उसके अंदर एक क्रिएटिविटी दिखाना, यानी कि कंटेंट क्रिएशन में ऐसी क्रिएटिविटी कि आपको चुना जाए, वो कैसे मुमकिन बनाया आपने? मैं अपने इंस्टाग्राम में मतलब के जो टेक या एजुकेशनल कंटेंट होते हैं वो मैंने मतलब अपने अलग स्टाइल में बनाया। सबसे पहले मैं अपना फेस शो करता हूँ, उसके बाद मतलब कि अगर कोई हिस्ट्री के मैं बारे में बात कर रहा हूँ तो 1 ही मिनट में मुझे पूरा हिस्ट्री शो करना होगा। अच्छा। या अगर कोई टेक्नोलॉजी के मैं बारे में बात करना हो तो 1 ही मिनट में ही मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर पाऊँ। तो इसको यूट्यूब इंस्टाग्राम रील्स बोलते हैं। तो रील्स में मतलब 1 मिनट से 2 मिनट तक आपका वीडियो होना चाहिए। तो मैंने मतलब
जितनी कोशिश की थी कि टेक वीडियो को 1 मिनट में कवर कर सकूं, तो हो सके उनको ये पसंद आया होगा, इसलिए उन्होंने सिलेक्ट किया। अच्छा, लेकिन उमूमन ऑल्दो आपका ज़ाहिर एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो आप जो जिस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उससे बिल्कुल रिलेट करता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा जो पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं उनका ये थोड़ा मिजाज है कि जो चीज़ ज़्यादा इन है, लेट्स से पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत इन है या ब्यूटी टिप्स अगर इन है तो वो उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जब आपने कंटेंट बनाना शुरू किया तो आपको अंदाज़ा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप नासा के मिशंस कवर कर रहे होंगे, और जाहिर है इट मस्ट बी लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर यू। मतलब मुझे बचपन से ही शौक था, जैसा कि साईफाई के मूवीज देखना और मतलब के जो मून पे जा रहा हो इस तरह के वीडियो देखना, तो वहां से ही शौक हो गया था। और मेरा ख्वाहिश था कि मतलब मैं भी अगर मौका मिला तो स्पेस जाऊंगा। अच्छा। तो मतलब मैंने नासा में जॉब भी अप्लाई किया था। जब मैं यहाँ पे आ गया था तो मेरा कंप्यूटर साइंस फील्ड था, तो एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और उस तरह के जॉब के लिए भी मैंने स्ट्रगल किया था, लेकिन अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है यूएस सिटीजन ज्यादा देखते हैं, सिक्योरिटी चेक देते हैं। मैं अभी ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी तक सिटीजन नहीं हूँ, तो इसीलिए। बाकी मतलब मेरा शौक था कंटेंट फील्ड में, तो नासा में जब भी मैंने क्या कहते हैं इसका मतलब वेबसाइट देखता रहता हूँ, इसके ब्लॉग आते हैं, को ज्यादा व्यूज नहीं मिलते, ज्यादा फॉलोवर्स नहीं मिलते, तो ये एक गलत सोच है, ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी। हाँ, वो मतलब लोगों पे डिपेंड करता है कि कुछ लोग वो ट्रेंड फॉलो करते हैं, जैसा कि जो कंटेंट चल रहा हो उस ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रेंड के ऊपर नहीं है, वो लोगों के अपने ऊपर है, मतलब किस तरह के कंटेंट बनाए। लेकिन टाइम लगता है, 1 साल में आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ तो दूसरे साल में हो गया, तीसरे में हो गया, लेकिन कंटिन्यू करना चाहिए। चलो जबरदस्त चिराग, विश यू ऑल द बेस्ट ब्रदर, और आप स्पेस में भी जाएं और आपको नौकरी भी मिले और जो आप चाहते हैं वो हो, तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी राब्ता करेंगे। जबरदस्ती। तो चलें जी, आओ हम वक्फा लेंगे। चलें जी, क्या बात है जी। तो अब जनाब, आपने उम्मीद है आपने भी कभी मट्टी के खिलौने जो मट्टी के बर्तन होते हैं ना, वो बड़े जबरदस्त है। मट्टी के साथ खेलना एक बड़ा जबरदस्त एक चीज होती है। अच्छा जी, उसके अलावा लकड़ी के खिलौने से मैंने भी ट्राई किया, मट्टी के बर्तन में खाना बनाने की भी कोशिश की, और मुझे वो भी याद है, उसमें अलग ही खाना बनता है, काठी पे टक 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 घोड़े की दुम्बे जो मारा थोड़ा। अच्छा जी, मट्टी के बर्तन में खाने से क्या बात याद आती है आपको? खाना जो कि बड़ा लजीज होता है। तो खाना बेसिकली वो कहते हैं ना कि कुछ लोग जो है वो जिंदा रहने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं, तो हमारा शुमार भी इन दूसरी कैटेगरी के लोगों में है कि हम चाहते हैं कि अच्छा खाना मिले और बहुत सा मिले। और जाहिर है कि आजकल के दौर में खाने का ये है कि आपको क्वालिटी को थोड़ा सा चूज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वालिटी, प्रेजेंटेशन उसकी कैसी है, ये बड़ी मैटर करती है। तो आज जो दिन मनाया जा रहा है वो इंटरनेशनल शेफ डे है। महंगाई के इस दौर में अच्छा खाना, और खासतौर पर अगर मेहमान आ जाए तो हम कैसे उन्हें कम खाना ऐसे प्रेजेंट करें, अगर बाहर से ना मंगवाना चाहे, और बाहर से ना मंगवाना जाए तो सबको पेट भी भर जाए, उन्हें लगे आहा क्या दावत हुई थी। तो क्या बात है, तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शेफ असद लतीफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जी। ये बताइए कि आजकल जाहिर है कि अगर 4-5 गेस्ट आ जाएं तो उसके बाद फिर फौरन आप अपने बजट को टटोलते हैं, और महीने के आखिरी अयाम हो तो आप चाहते हैं कि घर में कुछ चीजें तैयार कर ली जाएं, वो निस्बतन फिर भी रीजनेबल पड़ती है। मुर्गी कम पड़ी है घर में, बहुत कुछ बोटियां हैं, क्या कुछ किया जा सकता है घर में? देखिए, उसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है, मैं समझता हूँ आप पहले तो जो गेस्ट आ रहे हैं, एक हमारी कोशिश होती है कि भाई मटन ही होना चाहिए या गोश्त ही होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ अगर गोश्त नहीं भी है तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप उनको खिला सकते हैं, और डिफरेंट लाइक एक होता है ना कि एक जैसे आलू की दाल है, एक समथिंग डिफरेंट है, और आलू की दाल तो ज़रूरी नहीं है कि चिकन ही हो या मटन ही हो, तो आप वो बना सकते हैं। लाइक आप प्लान करें कि जी कोरमा बनाना है, तो वाई कि हम वेजिटेबल कोरमा बना लें। बिल्कुल, सुन लो मेरे अजीज मेहमानों, तो मतलब जो गेस्ट आ रहा है उसके लिए भी एक शॉकिंग है कि भाई एक फ्लेवर जो मुझे मिल रहा है, कोरमा तो मैं खाता ही नहीं। लेकिन मुझे एक चीज बताएं कि आपने फर्ज करें मेहमान आए, आपने लाके डिश रख दी, आपने चर्चा नहीं किया उसमें, बिल्कुल ठीक है,
आपने रख दिया दाल रख दी या आलू रख दिया और उसके साथ आपने रख दिया वेजिटेबल को, उनको पता कैसे चलेगा ये वेजिटेबल को? जब वो खाएंगे और फिर उनके मुंह से जब वाव निकलेगा तो आई गेस वही आपके लिए सरप्राइज। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वो क्या वाह क्या डिश है। देखिए पहला निवाला लेने पे उन्हें मजबूर कैसे करेंगे? देखिए अपीयरेंस फिर बात आ जाती है कि क्योंकि पहले आंखें खाती हैं, लाइक जब आंखें आपकी फूड आपका अपीलिंग होगा। अब हमारे यहाँ दो तरह के फूड हैं, यानी कि एक तो इंटरनेशनल अगर हम फूड की बात करें तो वहाँ ज़्यादातर प्रेजेंटेशन पर फोकस किया जाता है, लेकिन अब हमारे आलू की दाल है या कोरमा है उसको आप कैसे प्रेजेंट भाई सब लोग पूछ रहे हैं आलू की दाल है क्या, पहले बनाना सिखाएं फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन। बहुत सिंपल है, आपने आलू लिए, आलू को बॉईल किया और उसको अच्छे से आपने ग्राइंडर में ग्राइंड करना है टमाटर के साथ। जैसे खट्टी दाल बनती है हैदराबादी, बिल्कुल सेम वही है। दाल की जगह हम आलू यूज़ करते हैं, उसके अलावा फिर उसको पकाया जाता है नमक, लाल मिर्च और हल्दी के साथ। उसके बाद फिर उस पर कड़ी पत्ता और लाल मिर्च का और ज़ीरे का भगाड़ लगाया जाता है। तो ये इतने मज़े की होती है कि मैं ये समझता हूँ भुनी दाल सॉर्ट ऑफ। नहीं, ये लिक्विड होती है। लाइक आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप इसमें तो रोटी टमाटर की वजह से आएगा? नहीं, दाल क्योंकि दाल में जब हम उसको पेस्ट बना रहे हैं तो उसमें हम पानी डाल रहे हैं, दाल आलू और उसके साथ टमाटर, उसको हम ग्राइंड करते हैं। तो आलू के वो जो छोटे छोटे जो वो उसके अंदर बचेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। जब आप ग्राइंड कर लेंगे तो सॉर्ट ऑफ स्मूदी बन जाएगी। ओके। तो स्मूदी के स्टाइल में वो चीज़ बन जाएगी। और वो आप देखें कि जब हम खट्टी दाल बनाते हैं मसूर की दाल के साथ तो उसको भी हम ग्राइंड करते हैं तो वो दाल ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह वो आपकी जो प्यूरी है वो दाल की जगह आलू की होगी। एंड इट टेस्ट गुड? टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, या कभी हुआ तो आपको जरूर खिलाएंगे इंशाल्लाह। और कितनी ऐसी डिशेस के लिए। अच्छा, अब जरा वेजिटेबल कोरमा। वेजिटेबल कोरमा सिंपल, हम कोरमा जिस तरह बनाते हैं बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर होगा, वही तमाम जो हमारे ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं या जो गरम मसाला है वो सब यूज़ होगा, लेकिन चिकन की जगह उसमें आलू, गाजर और मटर ये सारी चीज़ें फ्राई होके वो डल जाएंगी। अच्छा। सिंपल, क्योंकि देखें हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर हम गोश्त पर जाते हैं, लेकिन बहुत सारी और कंट्रीज़ हैं जहाँ गोश्त नहीं खाया जाता, तो वहाँ पे वेजिटेबल्स की और दालों की वैरायटी ज़्यादा है और ये बड़ी कम टाइम में भी बन जाएगा। गोश्त तो टाइम लेता है, बस उसमें गोश्त का ये है कि आपको गलाना पड़ेगा, इसमें आपको ऐसा टाइम मतलब आप वहाँ 15 मिनट से तो ये आपका। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा हम ओवर कुक भी कर देते हैं ना सब्जियों को। वो तो बहुत ज़्यादा है। असल में हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है ना भूनने का, उसको भून के उसकी ग़ज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है और अपीयरेंस जो है उसकी वो भी बर्बाद हो जाती है। अब ये है कोरमा, और कोरमे के अंदर भुनना भी होता है, तो उसके अंदर वो बैलेंस कैसे रखें? देखें उसमें कोरमे में क्या होता है, दो चीज़ें हैं जो अक्सर लोग गलती करते हैं। वो ये कि जो कोरमा एक काला हो जाता है। वो काला क्यों होता है? वो उसका रीज़न ये होता है कि जब आप प्याज फ्राई करते हैं, प्याज फ्राई करते वक्त उसका कलर आप ज़्यादा उसको बर्न करते हैं। जी। तो उसको आपने लाइट रखना है, प्याज को कम फ्राई करें और उसके बाद फिर जब आप उसकी पेस्ट बनाते हैं या हावन दस्ते में कूटते हैं जिस तरह भी, तो उससे क्या है कि आपका कलर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये जो इंटरनेशनल शेफ डे है तो बेसिकली इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए इसमें यह है कि आप कह लें कि जो बेसिकली तो फूड का है कि हम जो फूड बना रहे हैं या जो शेफ़ इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको एक प्रिविलेज दी जाती है, उनका दिन है, रिगार्ड है, उनको दी जाती है। हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर बहुत सारी मील्स होती हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं कि वो पूरा दिन उनके लिए फ्री होता है कि जो आप जिस तरह से एंजॉय करना चाहें। और आप देखें उसमें किस तरीके से हमारे यहाँ मतलब पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ शेफ डे, एक आप केक काट लिया या एक सेरेमनी कर दी, वो इस तरह इस तक हद तक और शेफ डे में आई थिंक अब ज़ाहिर है, अब मैं जब देखती हूँ कि आजकल जो खाने बनाए जा रहे हैं, जो प्रोग्राम आ रहे हैं खानों से रिलेटेड, उसमें इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि आप वो खाना खाएं जिसमें न्यूट्रिशन हो, जिसमें प्रोटीन हो, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसे फूड की तरफ ना जाएं जिसमें ऑयल है या जो आपकी सेहत के लिए ठीक। लेकिन हमारे यहाँ हम अपनी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ आई गेस 4% ऐसे लोग हैं जो ये सब ख्याल रखते हैं। अदरवाइज़ हमें सारा कुछ चाहिए, कोरमा भी चाहिए, बिरयानी भी चाहिए, यंगस्टर्स जो आजकल हैं उनको पिज़्ज़ा चाहिए। अब उसको भी आप अपने वे में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से। अगर आप कैलोरीज और सारी चीज़ें काउंट करते हैं तो आप बिल्कुल उसको पिज़्ज़ा को भी आप अपने वे में कन्वर्ट करके एंजॉय कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे असद शेफ हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी जबरदस्ती हमें 2 रेसिपी बताई, एक तो सब्जी वाला कोरमा और दूसरी आलू की दाल। वो आलू की दाल तो आप ये देखिए कि उसमें टेस्ट वैसे ही होगा, सिर्फ ये है कि गोश्त की जगह आप ये तो जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे जो भी सोशल मीडिया के पेजेस हैं वहाँ पर अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहिए खुश रहिए।